हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। तो इनिशियली बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, बेटा कॉस्ट कंसेप्ट में सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड हमारे पास आता है और यह है कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्ट? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने हैं, इन सभी एक्सपेंडिचर का सम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। सिमिलरली अगर हमारी एक सर्विस इंडस्ट्री है तो जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर्ड करते हैं, इन सभी एक्सपेंस का सम इस सर्विस की कॉस्ट कहलाती है। सो कॉस्ट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड सर्विसेज। इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? Sum of all expenditure to produce any product in an industry or to provide services. It is known as cost of the product or cost of the service. बेटा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर्ड करते हैं, इन एक्सपेंडिचर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, रियल एक्सपेंसेस एंड द सेकंड, इट इज नॉशनल एक्सपेंसेस। बेटा रियल एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऐसे एक्सपेंस जिसका एक्चुअली पेमेंट किया जाता हो। और नॉशनल एक्सपेंस का मतलब है ऐसे एक्सपेंस जिसका एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है, उसके बावजूद भी इसे हम लोग अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, रियल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में सपोज करिए पेन हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक एंड इंक, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए। तो ये प्लास्टिक और इंक अगर हम सप्लायर से परचेज करते हैं तो क्या लगता है आपको, सप्लायर हमें फ्री में सप्लाई करेगा? बोले बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पेन बना रहे हो तो प्लास्टिक मेरे से फ्री में ले लो। नहीं, जब भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री के अंदर पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लास्टिक और इंक परचेज करेंगे तो हमें सप्लायर को एक सर्टेन अमाउंट पे करना होगा। तो ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसके लिए हम लोग एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अपने लिए क्या हो गया? एक रियल एक्सपेंस हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करने के लिए आ रहे हैं, इन वर्कर्स को हमें रेम्यूनरेशन पे करना है, ये भी हमारे लिए एक रियल एक्सपेंस होगा। अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का वर्क मशीनरीज से कर रहे हैं तो इन मशीनरीज को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी या पावर की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर के लिए भी हर महीने बिल आएगा, उसका हमें पेमेंट करना है, ये भी अपने लिए एक रियल एक्सपेंस है। तो सो मेनी एक्सपेंसेस आर देयर जिसका हमें एक्चुअली पेमेंट करना होता है। ऑन ऑल दीज एक्सपेंस आर टू बी कंसिडर्ड एज रियल एक्सपेंस, राइट? बेटा रियल एक्सपेंसेस को ही हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और रियल एक्सपेंस को ही हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। नॉशनल एक्सपेंसेस, इन्हें हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हम लोगों ने कंसीडर किए मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं, लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अ रियल एक्सपेंस, लेबर कॉस्ट इज अगेन अ रियल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, carries inward, carries outward, royalty,
commission, advertisement, there are so many expense, hundreds of expense will be there. सैकड़ों खर्चे हैं जिनका हम लोग अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअली पेमेंट करते हैं, और इन सभी एक्सपेंस को हम लोग रियल एक्सपेंस के नाम से जानेंगे. राइट नाउ व्हाट्स अबाउट नॉशनल एक्सपेंस और इम्प्लिसिट कॉस्ट. बट ऐसे एक्सपेंस जिसका किसी भी एक्सटर्नल पर्सन को कोई पेमेंट नहीं होता है, उसके बावजूद भी इन एक्सपेंस को हम लोग अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. इसमें एक एक्सपेंस हमारे पास है, यह है डेप्रिसिएशन. बट डेप्रिसिएशन को ऑलवेज प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करना है, यह बात हमेशा ध्यान रखिए. इवन दो इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, कोई कैश का पेमेंट नहीं होता है, उसके बावजूद भी आपको इसे अपनी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करना है. बट देयर आर सर्टेन अदर एक्सपेंसेस जिनको कॉस्ट में केवल और केवल डिसीजन लेने के टाइम पर ही इंक्लूड करना होता है. जो बाकी के नॉशनल एक्सपेंस हैं, इन्हें हम लोग नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बेटा अगर किसी ऑनर ने अपनी खुद की कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है, क्या उसके लिए किसी को कोई इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना है? बोले नहीं. अगर फिर भी हम लोगों ने इंटरेस्ट यहां कंसीडर किया है तो ये इंटरेस्ट नॉशनल इंटरेस्ट कहलाएगा, और इसे हम लोग अपनी कॉस्ट में कब इंक्लूड करेंगे? जब हमें कोई डिसीजन लेना होगा तभी इंक्लूड करेंगे. सिमिलरली नॉशनल रेंट. नॉशनल रेंट का मीनिंग क्या होगा? बेटा अगर हमारी खुद की बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर ये हमारी ऑन बिल्डिंग है और अगर हम अपनी ऑन बिल्डिंग का रेंट यहां कंसीडर कर रहे हैं जबकि हमें किसी को पेमेंट नहीं करना है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉशनल रेंट कहलाएगा. इसको कब कंसीडर करना है? केवल डिसीजन लेने के टाइम पर कंसीडर करना है. तो रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस. सिमिलरली सैलरी ऑफ ऑनर. बेटा ये कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जिन्हें कॉस्ट में केवल और केवल डिसीजन लेने के टाइम पर ही कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज इन्हें कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है. दीज आर योर नॉशनल एक्सपेंसेस. तो ये जितने भी रियल एक्सपेंस हैं, ये जितने भी नॉशनल एक्सपेंस हैं, इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल सम क्या कहलाएगा? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाएगी. राइट. बट एक बात आपको यहां पर स्पेशली याद रखनी है, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर नेवर टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट. बेटा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन्हें कॉस्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं करना है. These expenses are to be considered as financial expense. ये खर्चे कौन से एक्सपेंस कहलाएंगे? फाइनेंशियल एक्सपेंस कहलाएंगे. याद रखने के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले अगर आपने कहीं से कैपिटल अरेंज की है, अगर आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स अरेंज किए हैं, उसके लिए कोई भी कॉस्ट लगी हो, ये प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा. और अगर प्रोडक्ट को हम सेल कर चुके हैं, उसके बाद अगर आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उसके लिए कुछ भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, तो उसे हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे. देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर टू बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. कुछ खर्चे बेटा जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंस बोलते हैं. इन्हें कॉस्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, नेवर टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट. कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं? कुछ लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, डोनेशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट, कह सकते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो इमीडिएटली लेस हो जाता है, उसको तो वैसे भी कंसीडर नहीं करना अकाउंट्स में. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इनकम टैक्स, और भी कुछ एक्सपेंसेस
बेटा ये कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंस हैं जिन्हें किसी भी कंडीशन में कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है। इंटरेस्ट, अगर आपने कोई लोन लिया है या डिवेंचर इशू किए हैं तो बेटा ये कैपिटल को अरेंज करने का कोई खर्चा है, इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, ये प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस नहीं था। डिविडेंड, जो प्रॉफिट आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया उस प्रॉफिट को आपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये अपनी कॉस्ट नहीं है। डोनेशन, आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या किसी और पर्सन को डोनेशन दिया, ये अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। बैड डेट्स, आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको उधार बेच दिया, क्रेडिट सेल किया है, जिसको सेल किया उससे अमाउंट वापस रिकवर नहीं हो पाया, तो ये बैड डेट्स बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, आपकी नॉन रिकवरी है, प्रोडक्शन कॉस्ट से इसका कोई लिंक नहीं है। कैश डिस्काउंट, आपने क्रेडिट सेल किया, उधार माल बेचा, लास्ट में जब कस्टमर आपको पेमेंट करने के लिए आया तो आपने उसको कुछ जल्दी पेमेंट करने के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए एक डिस्काउंट दे दिया, दैट इज योर कैश पेमेंट, कैश डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट भी हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, 1 लाख की एसेट थी, 60,000 में सेल कर दी, 40,000 का लॉस, ये कैपिटल नेचर का लॉस है, प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जब आपने इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट किया था, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, उसके कोई एक्सपेंस है तो वो भी कॉस्ट में नहीं आएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को आपने डिस्काउंट पर इशू किया, उसका डिस्काउंट कैपिटल नेचर का लॉस है, कॉस्ट में नहीं आएगा। इनकम टैक्स, बेटा प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, उस पर इनकम हुई है और इनकम हुई है उसका टैक्स आपने पे किया, ये अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आएगा। सो दीज आर द फाइनेंशियल एक्सपेंस विच आर नेवर टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो इनिशियली एक छोटा सा वर्ड हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है, कॉस्ट का मीनिंग क्या है। तो कॉस्ट का मीनिंग है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हमें इनकर्ड करने, इन सभी एक्सपेंडिचर का सम। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रियल एक्सपेंस एंड नॉशनल एक्सपेंस। रियल एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नॉशनल एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। रियल एक्सपेंस को ही आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अपनी जेब से जो खर्चा कर रहे हैं, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने कंसीडर किए हैं। बेटा ये तीन एक्सपेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तीन एक्सपेंस कॉस्ट में केवल और केवल डिसीजन लेने के टाइम पर ही इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज इनको कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो कॉस्ट क्या है, ये मीनिंग बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉस्टिंग किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्टिंग। बेटा कॉस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग है हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाती है, इसके लिए हमें कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स यूज में लेनी होती है, और इन्हीं मेथड्स और टेक्निक्स को हम लोग कॉस्टिंग के मेथड और टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है। हम एक ही मेथड से सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारी घरों में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, इट इज नोन एज किचन। कभी शायद बाई चांस आप भी गलती से किचन में गए हो और आपने देखा हो कि वहाँ प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो वहाँ पर भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। लाइक राइस भी बनता है, दाल भी बनती है, चपाती भी बनती है, चाय भी बनती है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या राइस, दाल, चपाती या चाय बनाने के लिए 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक ही मेथड से क्या चारों प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? बोला नहीं सर, हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज में लेना होता है। सिमिलरली हमारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हर प्रोडक्ट को बनाने का एक डिफरेंट मेथड हम लोग कंसीडर करते हैं। जब हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का तरीका अलग है, मेथड चेंज है, तो क्या एक ही मेथड से सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन की जा सकती है? बोले नहीं सर, इसके लिए हमें अलग अलग मेथड, अलग अलग टेक्निक्स यूज में लेने होंगे। बेटा किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद इसकी कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड या जो टेक्निक हम लोग यूज में लेते हैं, इसी को कॉस्टिंग के मेथड और टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग है हाउ टू डिटरमाइन द
कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। और कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सर्टेन मेथड्स एंड सर्टेन टेक्निक्स यूज में लेनी है। इन मेथड और टेक्निक को ही हम लोग कॉस्टिंग के नाम से जानेंगे। अब कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये हम लोग इस पूरे सिलेबस के दौरान काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां पर हम लोग ले लेंगे। मेथड्स में शुरुआत में हम लोग बातचीत करते हैं लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब और बैच कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स के बारे में बातचीत करते हैं तो हमारे पास टेक्निक्स आती है लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रियल और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो ये मेथड क्या है और टेक्निक क्या है, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। चलो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां कोई प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा प्रोसेस में गुजरने के बाद फिनिश गुड्स के रूप में रियलाइज होता हो, इन इंडस्ट्रीज में अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो इसके लिए जो मेथड हम लोग यूज में लेंगे इट विल बी नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। बेटा कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए। सबसे पहले बातचीत करते हैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में। बताइए शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में शुगर कैसे मैन्युफैक्चर होती है, तो डेफिनेटली सबसे पहले प्रोसेस में हम लोग शुगर केन को शुगर केन के जूस में कन्वर्ट करते हैं। ये अपना एक प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसमें हमने रॉ मटेरियल के रूप में शुगर केन यूज में लिया और आउटपुट के रूप में हमें शुगर केन का जूस मिला है। अब इस शुगर केन के जूस को हम लोग सेकंड प्रोसेस में लेकर जाते हैं जहां इसे हम लोग बॉईल करते हैं और इसे लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस से जो आउटपुट आएगा नाउ इट विल बी ट्रांसफर टू थर्ड प्रोसेस जहां इसे हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे और हमें शुगर रियलाइज होगी। तो शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल कितने प्रोसेस कंप्लीट करने पड़े, 3 प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट किए। और ऐसी सभी इंडस्ट्रीज जहां कोई प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस में गुजरने के बाद फिनिश गुड्स के रूप में रियलाइज हो, इन इंडस्ट्रीज में कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज में आएगा इट विल बी नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। सिमिलरली कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बेटा नारियल का तेल बनाना है, क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कोकोनट को क्रश करना होगा। क्रश करने से हमें क्रूड ऑयल कच्चा तेल मिलेगा। इस क्रूड ऑयल को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे जहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिफाइन करने वाले हैं। और रिफाइनिंग हो जाने के बाद इसे थर्ड प्रोसेस में ले जाया जाएगा जहां हम लोग इसे फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद इसमें एसेंस वगैरह ऐड ऑन किया जाएगा और पैकिंग मटेरियल में इसे हम लोग पैक करेंगे। तो यहां पर भी हमें 3 प्रोसेस कंप्लीट करने पड़े तब जाकर हमें कोकोनट ऑयल मिल रहा है। इस इंडस्ट्री में कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग is a method to determine the cost and it is utilized for those concerned where the final output is obtained after processing into 2 or more processes, right. Now the second is operating costing। बड़ा इस बार हम लोग बातचीत करते हैं कुछ सर्विस इंडस्ट्री के बारे में। ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन का काम नहीं करती है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। इन सर्विस इंडस्ट्री के लिए अगर हमें कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो इसके लिए जो मेथड यूज में आएगा इट विल बी नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इट इज आल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग के कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लें। सबसे पहले बातचीत करते हैं हम लोग हॉस्पिटल। बताइए बेटा, हॉस्पिटल में क्या पेशेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बोले नहीं।
हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट्स को सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन, क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग गुड्स को या पैसेंजर को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह लेकर जाते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा मेथड यूज में आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। होटल्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट रेस्टोरेंट, होटल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप 2 दिन 5 दिन के घूमने के लिए जाते हैं, वहां अगर आपको होटल वगैरह रूम वगैरह रेंट पे लेना है, तो वहां पर भी आपको क्या मिल रही है? सिर्फ सर्विसेज मिल रही है, राइट। सिमिलरली स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहां पर भी आपको क्या मिलती है? सिर्फ सर्विसेज ही मिलती है। सिमिलरली सिनेमा हॉल, वाटर सप्लाई कंपनी, पावर सप्लाई कंपनी, कैंटीन, या हो सकता है हम लोग लाइब्रेरी वगैरह के बारे में बात करें, ये सारी की सारी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। और सर्विस इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज आएगा। बेटा इलेक्ट्रिसिटी, पावर इंडस्ट्री जो हम लोग बात कर रहे हैं, वाटर इंडस्ट्री और कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक फॉर्मेट्स दे रखे हैं, वो यहां पर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो जनरल बाकी की जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके लिए हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज में लेते हैं। द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बेटा इस बार हम लोग बातचीत करते हैं ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जहां पर कोई एक पर्टिकुलर सर्टेन वर्क किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर एक एग्रीमेंट के बेसिस पे कंप्लीट किया जाता हो। इन इंडस्ट्रीज में कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज में लेंगे, इट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए। जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में ही रहेगी। अगर रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कराना है, डैम का कंस्ट्रक्शन कराना है, या हाउस का कंस्ट्रक्शन कराना है, सपोज मेरे को अपने खुद के मकान का कंस्ट्रक्शन करवाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट मैं खुद देख पाऊं, तो मैं क्या करूंगा? किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लूंगा जो जनरली लोगों के बिहाफ पर मकान के कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करते हूं। तो इस काम के लिए मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलना होगा, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा और वो मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज में आएगा, इट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, बेटा इस बार बातचीत करते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जहां सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे 2-4 तरह के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स बनाने की अगर फैक्ट्री है, तो ब्रिक्स बनाने की फैक्ट्री में बताइए ना, आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगी? ओनली ब्रिक्स मिलेगी, इनके अलावा कोई भी आउटपुट के रूप में दूसरी चीज नहीं मिलेगी। अगर फर्नीचर बनाने की इंडस्ट्री है तो वहां सिर्फ फर्नीचर बनेगा, दूसरे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के अंदर सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। जॉब और बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या है? बेटा कुछ इंडस्ट्रीज यहां ऐसी होती हैं जहां कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के ग्रुप में ही बनाए जाते हों। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अगर टैबलेट्स बनानी है, कैप्सूल्स बनाने हैं, तो वहां पर क्या होगा? सपोज करिए एक कोई पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहां कोई टैबलेट बनानी है, तो 1 लाख टैबलेट एक साथ बनाई जाएगी। तो ये 1 लाख टैबलेट का हमारे पास क्या हो गया? एक बैच हो जाएगा, राइट। कभी भी चाहे 90,000 टैबलेट बनानी है तो पॉसिबल नहीं है, कभी चाहे 10,000 टैबलेट बनानी है वो पॉसिबल नहीं है, एक साथ 1 लाख टैबलेट ही बनानी पड़ेगी। तो यहां पर अपन को क्या यूज में लेना होगा? जॉब और बैच कॉस्टिंग लेना होगा। अच्छा, एक बैच कई छोटे छोटे जॉब के मिलने से कंप्लीट होता है। अगर 1 लाख टैबलेट बनानी है और मेरी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ टैबलेट में बनाकर उसको मार्केट में बेच पाऊं, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंट जो हमारे अलग अलग पर्सन है उनसे मैं जॉब बेसिस पर अपने यहाँ वर्क कंप्लीट करा देता हूँ। किसी को 10,000 टैबलेट बनानी, किसी को 15,000 या किसी को 25,000। तो कुछ छोटे छोटे जॉब के मिलने से एक बैच कंप्लीट हो जाएगा। और जॉब की और बैच की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए जो मेथड यूज में आएगा, इट विल बी नोन एज जॉब और बैच कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग, बेटा दिस ऑपरेशन कॉस्टिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। हालांकि दिखने में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग एक जैसे नजर आ रहे हैं, बट दोनों एक है नहीं, बहुत डिफरेंस है। ऑपरेशन कॉस्टिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। एक प्रोसेस कई छोटे छोटे ऑपरेशन के मिलने से कंप्लीट होता है। तो जिस तरीके से किसी प्रोसेस की कॉस्ट हम डिटरमाइन करते हैं, उसी तरीके से हर एक ऑपरेशन की भी कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। और अगर किसी ऑपरेशन की कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज ऑपरेशन कॉस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में पहला प्रोसेस जो हमने कंप्लीट किया, हमने शुगर केन को शुगर केन के जूस में कन्वर्ट किया। इसके लिए कई छोटे छोटे ऑपरेशन कंप्लीट करने होंगे। जैसे
सबसे पहले हमें शुगर केन को क्लीन करना होगा, साफ करना होगा, शुगर केन को छीलना होगा, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में इसे डिवाइड करना होगा, इनके बाद इसे हमें मशीनों में डालना होगा, मशीनों से बाद जो जूस आ रहा होगा उसे हमें छानना होगा और उसे हमें प्रॉपर फ्रीजिंग वगैरह करना होगा। तो एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कई छोटे छोटे ऑपरेशंस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और हर ऑपरेशन की हम लोग सेपरेट कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज नोन एज ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो ये हैं कुछ मेथड ऑफ कॉस्टिंग और हर मेथड में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट हम डिटरमाइन करते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। कई बार कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ मल्टीपल मेथड यूज में आते हैं, तो उसको हम लोग नाम देंगे मल्टीपल कॉस्टिंग, जहाँ एक से ज़्यादा मेथड हम लोग यूज में लेंगे। जैसे सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ ही साथ जॉब में और बेच में भी काम हो रहा है, तो वहाँ मल्टीपल कॉस्टिंग हम लोग यूज में ले सकते हैं। चलिए टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। बेटा इन टेक्निक्स में हम कॉस्ट डिटरमाइन नहीं करते हैं, डिटरमाइन तो यहीं से होगी मेथड से। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, हम उस कॉस्ट को एक पर्टिकुलर वे में प्रेजेंटेशन देंगे। जो मेथड होगा अपना, जिस तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट निकाल ली है उसको किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन देना है, ये कहलाता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहले बातचीत करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बना रहे हो, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले आप डिसाइड करेंगे भैया इस प्रोडक्ट को नॉर्मल कंडीशन में बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपने डिफरेंट मेथड से कॉस्ट निकालनी है। अब चेक करेंगे कि आपने जो कॉस्ट सोची थी उसके कंपैरिजन में एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है या ज़्यादा लगी है। कम या ज़्यादा जो भी लगी हो उसके रीज़न क्या थे, क्यों कॉस्ट कम लगी, क्यों कॉस्ट ज़्यादा लगी, तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोलिंग करने की एक टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन से चार्ज करेंगे। फिक्स कॉस्ट को पूरा का पूरा एक साथ उसी ईयर के लिए, उसी पीरियड के लिए एक साथ चार्ज कर दिया जाएगा। यानी कि यहां पर हम लोग डिसीजन जो लेंगे वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर, मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर लेंगे। यह है डिसीजन लेने की एक टेक्निक जो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेंगे। फ्यूचर में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्रोडक्शन से एक साथ चार्ज किया जाएगा। और रियल और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ रियल कॉस्ट जो अपन ने पहले डिस्कस किया है, केवल और केवल रियल कॉस्ट को ही प्रोडक्शन चार्ज करना है। नॉशनल एक्सपेंसेस को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री का मतलब तो समझते हो, जो पास्ट में इनकर्ड किया, तो जो पास्ट में एक्चुअल कॉस्ट हमने इनकर्ड की है केवल उसको प्रोडक्शन से चार्ज किया जाए। तो ये है बेटा सर्टेन मेथड्स और ये टेक्निक्स, और इन दोनों का सम ये कहलाता है कॉस्टिंग। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। इलेवेंथ और 12th के स्टैंडर्ड में आपने शायद अकाउंट्स पढ़ी हो। आपकी सुंदर मैम ने, सुंदर सर ने आपको अकाउंट्स पढ़ाई थी, याद आ रहा है? क्या बोले, सुंदर नहीं थी मैम? चलो ये तो आपकी किस्मत खराब है, सुंदर नहीं थी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और जो अकाउंट्स आपने दोनों ने पढ़ी है उसमें डिफरेंस क्या है? बेटा 11th और 12th के अंदर जो अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ी है ये थी एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए अकाउंटिंग, एक ऐसी कंसर्न जो गुड्स को परचेज करके सेल करती हो, इट इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। और ट्रेडिंग कंसर्न की जो अकाउंटिंग है इसे कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहाँ शेयर्स भी इशू किए थे, डिवेंचर्स भी इशू किए थे, रिडम्पशन भी किया था, वो सब चीज़ें थी। और ये सब चीज़ें यहाँ नहीं करनी है। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या फिर किसी सर्विस इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट जो आपने डिटरमाइन की है। कहाँ से डिटरमाइन की है? ये मेथड और टेक्निक्स। इन मेथड्स और टेक्निक्स को आपको क्या करना है, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है, और इसी को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग ऑफ द मेथड्स और टेक्निक्स विच आर यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने कैसे डिटरमाइन की? फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन हमने अपनी इंडस्ट्री में बनाया, मुझे क्या करना है, इस पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो मैंने सारे एक्सपेंसेस को सम कर लिया, कॉस्ट आ गई। सपोज इसकी कॉस्ट है 12 रुपीज़।
मगर ये कॉस्ट मैंने निकाली कैसे है, मुझे उसको कहीं तो रिप्रेजेंट करना होगा, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो ये जो अकाउंटिंग का प्रोसेस रहेगा, इट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इट इज ए सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ऑफ methods and techniques used to determine the cost। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो भी मेथड, जो भी टेक्निक आप यूज में ले रहे हैं, इन मेथड और टेक्निक को अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट में प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एंड इट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। बट एक लास्ट पॉइंट हम लोग और डिस्कस करते हैं, यह है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट मैनेजमेंट। वैसे तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी टर्म बड़ी होती जा रही है। इनिशियली हमने एक बहुत छोटी सी टर्म डिस्कस की थी, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर लग रहे हैं, इन सभी एक्सपेंस का सम, कॉस्ट। देन हमने डिस्कस किया कॉस्टिंग। डिफरेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का तरीका अलग है, हर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट अलग बन रहा है। इन प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए भी हमें डिफरेंट मेथड और डिफरेंट टेक्निक्स यूज में लेने होते हैं। इन मेथड और टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये जो मेथड और टेक्निक आपने यूज में लिए, इन्हें प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करना, ये कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग के बाद यही प्रोसेस खत्म नहीं होगा, इसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी है, इसके बेसिस पे फ्यूचर के बजट्स तैयार करने हैं। ये रिपोर्टिंग और बजटिंग का प्रोसेस, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आएगा। और फाइनली अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। बेटा, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए आपने जो मेथड यूज में लिए, टेक्निक यूज में लिए हैं, और साथ में आपने क्या कर ली, इनकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर ली, रिपोर्ट्स तैयार कर ली है। इन सभी के बेसिस पर हमें क्या करना है, फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो बेटा, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग का ये जो प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो इनिशियली तो अपने को ये चीज क्लियर हो जाए कि कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है, राइट। अब जो कॉस्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सपोज करिए जब आप स्कूलिंग में थे, उस समय आपकी क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स थे, और अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप इन 40 और 50 स्टूडेंट्स को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करिए, तो आपके पास कई सारे तरीके थे जिनसे आप इनका कैटेगराइजेशन कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, बॉयज़ अलग हो जाएं, गर्ल्स अलग हो जाएं, दो ग्रुप बन सकते हैं, राइट। 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज के बेसिस पर 90 प्लस वाले बच्चे अलग हो जाएं, 70 to 90 अलग हो जाएं, बिलो 70 अलग हो जाएं, 3 ग्रुप आप बना सकते थे। सिटी से बिलोंग करने वाले बच्चे अलग हो जाएं, बाहर से आने वाले बच्चे अलग हो जाएं, 2 ग्रुप आप बना सकते हैं। एरिया वाइज, नॉर्थ एरिया से आने वाले बच्चे हैं, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो हर एरिया के हिसाब से आप बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली कॉस्ट का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, राइट। आपसे कहा जाता है इन टोटल एक्सपेंडिचर को आपको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहां पर भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिनसे कि हम इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी के लिए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एलिमेंट वाइज। बेटा, एलिमेंट के बेसिस पर टोटल कॉस्ट को हमें डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक बात बताइए, अगर ये पेन हमें अपनी इंडस्ट्री में बनाना हो, तो इस पेन को बनाने के लिए हमें मेन एलिमेंट क्या चाहिए?
डेफिनेटली प्लास्टिक और इंक। बिना मटेरियल के, बिना प्लास्टिक और इंक के हम लोग पेन नहीं बना सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मेन एलिमेंट क्या चाहिए? प्लास्टिक, इंक, यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहां पर एलिमेंट के बेसिस पर हमारा मेन एलिमेंट यह है मटेरियल। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या लाइफ में कभी गाजर का हलवा खाया? डेफिनेटली खाया। क्या कभी गाजर का हलवा बनते हुए देखा है? बोले वो भी देखा है। क्या बनाने की ट्राई की है? बोले अभी तक तो नहीं किए, अब ट्राई करेंगे। चलिए, वेरी गुड। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर आपने गाजर का हलवा बनते हुए देखा है, गाजर का हलवा बनाने के लिए मेन एलिमेंट क्या चाहिए? गाजर, शुगर, मिल्क, मावा, ड्राई फ्रूट, जो भी है बेटा, ये है मटेरियल। और बिना इस मटेरियल के हम लोग गाजर का हलवा नहीं बना पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये आप सभी जानते हैं। किसी एक संडे के दिन माना कि आपने ये सारा मटेरियल इकट्ठा किया, लाकर एक जगह रख दिया, 4-5 चेयर लगा दी, सब फैमिली मेंबर बैठ गए और अब 5-6 घंटे लगातार आप उसको देखते जा रहे हैं, क्या गाजर का हलवा बनेगा? बोला नहीं सर, केवल मटेरियल से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। सबसे पहले अगर गाजर का हलवा बनाना है तो हमें उसको वॉश करना होगा, उसको क्लीन करने के बाद उसे पील करना होगा, छीलना होगा, किसना होगा, फिर कढ़ाई में डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर उसको या घी डालेंगे, जो भी करना है वो प्रोसेस पूरा है। तो मटेरियल के बाद सेकंड जो मेन एलिमेंट है ये क्या बेटा? लेबर। जब तक वर्किंग नहीं करेंगे प्रोडक्शन का काम नहीं होगा। तो मटेरियल के बाद सेकंड मेन एलिमेंट ये हमारे पास क्या है? लेबर। जो वर्कर्स हमारी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए आ रहे हैं, इन्हें जो रेम्यूनरेशन हम लोग पे करें, इट इज नोन एज लेबर, राइट। चलिए अगेन सेम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। किसी एक संडे के दिन आपने गाजर का हलवा बनाने की ट्राई किया। सबसे पहले जो मटेरियल चाहिए था, सारे मटेरियल आपने इकट्ठे कर लिए। गाजर को आपने एकदम क्लीन किया, छील दिया, किस दिया, कढ़ाई में डाल दिया, घी डाल दिया, 3-4 घंटे हिलाया, आधे 1 घंटे हिलाया, फिर आपने दूध डाल दिया, फिर हिलाया, फिर शक्कर डाल दी, फिर ड्राई फ्रूट डाल दिए, सब डाल दिए। बेटा 4 घंटे मेहनत कर ली, फिर भी गाजर का हलवा नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपने गैस ऑन नहीं किया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल मटेरियल और केवल लेबर से भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसके लिए अभी सर्टेन एक्सपेंसेस और रिक्वायर्ड हैं जो इस मटेरियल और लेबर में कवर नहीं हो रहे हैं। तो बेटा हमारी इंडस्ट्री के अंदर वे सभी एक्सपेंसेस जो कि ना तो मटेरियल में कवर हो रहे हैं ना लेबर में कवर हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे? थर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं और इन्हें नाम देते हैं अदर एक्सपेंसेस। ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं जो मटेरियल और लेबर में कवर नहीं हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ये सारे खर्चे बेटा जो ना तो मटेरियल में आ रहे हैं ना लेबर में आ रहे हैं, क्या करेंगे? इसको हम लोग अदर एक्सपेंसेस में कवर कर लेंगे, राइट। बेटा फिर से एक बार डिस्कस करते हैं इस मटेरियल के बारे में। हमने एलिमेंट के बेसिस पर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। और इसमें भी अब वापिस से किसको डिस्कस कर रहे हैं? ओनली मटेरियल को। बेटा इस मटेरियल को हम लोग अगेन 2 पार्ट में सब डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये पेन हमने अपनी फैक्ट्री में बनाया तो इसमें जो प्लास्टिक और इंक लगा है, क्या ये पेन में डायरेक्टली लगा हुआ है? क्या इसको ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये पेन प्लास्टिक का है? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज में आया है, इट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा सपोज करो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, ये शर्ट बनाना है। शर्ट किसका बना हुआ? कपड़े का। कपड़ा इस शर्ट में डायरेक्टली यूज में आया है, ये कपड़ा, क्लॉथ, ये हमारे लिए क्या? डायरेक्ट मटेरियल है, राइट। बट इस पेन को हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर जिस मशीन पर बनाया, माना कि उस मशीन में हमने कोई लुब्रिकेंट ऑयल डाला, माना कि उस मशीन में हमने स्पेयर पार्ट्स लगाए, तो लुब्रिकेंट ऑयल और स्पेयर पार्ट्स ये भी क्या है? ये भी मटेरियल है। बट ये मटेरियल हमारे इस प्रोडक्ट में डायरेक्टली कहीं यूज में नहीं आया, बट प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट तो थी। इस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, ये कपड़ा जो इस शर्ट में लगा ये तो है डायरेक्ट मटेरियल, बट हमने एक कपड़ा और रख रखा है जो मशीनरीज को क्लीन करने के लिए चाहिए। क्या वो कपड़ा इस शर्ट में कहीं यूज आया? बोले नहीं, वो मटेरियल क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। तो मटेरियल को हम लोगों ने क्या किया? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। द मटेरियल which is directly traceable for a particular product, the material which is directly utilized in the product, it is known as direct material। और ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज नहीं आ रहा है बट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए या सेल करने के लिए कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट रही हो, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट।
बेटा यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में एक क्लेरिफिकेशन और क्लियर कर लीजिए, एक पॉइंट है जो बहुत अच्छे से क्लियर करिए। अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में ये पेन बनाते हैं, पेन बनाने के लिए चाहिए प्लास्टिक और ये है डायरेक्ट मटेरियल। सपोज करिए एक पेन बनाने के लिए हमें 5 रुपए का प्लास्टिक लगता है, 2 पेन बनाने के लिए 10 रुपए का लगेगा, 3 पेन बनाने के लिए 15 रुपए का लगेगा, 4 पेन बनाने के लिए 20 रुपए का। यानी कि जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन चेंज होगा ना, मटेरियल की कॉस्ट भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी। यानी कि ये डायरेक्ट मटेरियल हमारे लिए एक वेरिएबल नेचर का एक्सपेंस है, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है। व्हाट्स अबाउट दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल? बेटा एक बात बताएं कि क्या एक पेन बनाने के लिए हम लोग अपनी मशीन में एक बूंद या एक ड्रॉप ऑयल डाल देंगे? 2 पेन बनाना होगा तो 2 बूंद डाल देंगे, 10 पेन बनाने होंगे तो 10 बूंद डाल देंगे, 1000 पेन बनाने होंगे तो 1000 बूंद डाल देंगे। अगर 1 लाख पेन बना रहे हो तो उसको पूरा ऑयल से भर देंगे। ऐसा होता है क्या? बोले नहीं होता है। यानी कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसका प्रोडक्ट से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो खर्चा लगे नहीं लगे कोई फर्क हमारा को नहीं पड़ता, बट डायरेक्ट मटेरियल तो हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लगेगा। राइट? लेबर के बारे में बात करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं, क्या हर वर्कर प्रोडक्ट बनाने का काम करता है? बोला सर जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में वॉचमैन, क्या वॉचमैन प्रोडक्शन का काम करता है? बोला नहीं सर, वो तो सिर्फ देखभाल करेगा। सिमिलरली सेल्समैन, क्या सेल्समैन प्रोडक्शन करता है? बोले नहीं सर, वो प्रोडक्ट को सेल करता है। हमारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, क्या डायरेक्टर खुद प्रोडक्शन करते हैं? बोले नहीं सर, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, मैनेजमेंट देखते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं ना, इन वर्कर को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दोज वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, दोज वर्कर्स हु आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इन वर्कर को जो रेम्युनरेशन हम लोग पे करेंगे, इट विल बी नोन एज डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। और बेटा ऐसे वर्कर जो डायरेक्ट लेबर नहीं है, उन सभी को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। बेटा क्यों नहीं एक काम करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं हमारी इंडस्ट्री में हम लोग 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेन, पेंसिल एंड रबर। हमने वर्कर एक्स को अपॉइंट किया और इसको बोला भैया तेरे को दिन भर में क्या करना है, सिर्फ पेन बनाने हैं। वर्कर वाई को अपॉइंट किया, इसको बोला पेंसिल बनानी है, और जेड को अपॉइंट कर दिया, इसको बोला रबर बनाने हैं। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। बट अगर ये वर्कर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको कौन सुपरवाइज करेगा? इनको कोई प्रॉब्लम आई तो कौन सोल्व करेगा? तो इसके लिए हमने एक वर्कर को और अपॉइंट कर लिया, मिस्टर एस। मिस्टर एस यानी सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का क्या काम है? एक्स वाई जेड को मैनेज करना, इन तीनों को कोई हेल्प करनी हो तो हेल्प करना। अब सोचिए बेटा, मिस्टर एक्स पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मिस्टर वाई पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जेड रबर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक्स वाई और जेड को जो रेम्युनरेशन दिया जाएगा, जो लेबर कॉस्ट हमें इनकर्ड होनी है, ये कौन सी लेबर कॉस्ट हो गई? ये है डायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजर क्या ये प्रोडक्ट बना रहा है? बोला नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बना रही है, तो इन तीनों वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है। तो सुपरवाइजर की सैलरी वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट में जाएगी। ओके बेटा, हमारे पास एक स्टोर रूम और है। रॉ मटेरियल हम लोग कहां रखते हैं? स्टोर रूम में। प्रोडक्ट कहां बनता है? फैक्ट्री में। एक हेल्पर हम लोगों ने रखा हुआ है। इस हेल्पर का क्या काम है? स्टोर रूम से मटेरियल को लाकर इन वर्कर्स को देना ताकि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। बताओ ना बेटा, हेल्पर को जो पेमेंट आप करोगे, वेजेस पे करोगे, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट, क्योंकि ये हेल्पर प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस कहलाएगा। ओके, तो होप सो कि ये क्लियर हो। दोज वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्लान, ऐसे वर्कर जो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं, इन्हें तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। और जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे उन्हें इनडायरेक्ट लेबर। बेटा यहां पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के केस में इस बात को ध्यान रखिए। अगर इस एक पेन को बनाने के लिए वर्कर को हमें 3 रुपीज का वेजेस पे करना है, तो 2 पेन बनाने के लिए 6 रुपीज देने होंगे, 3 पेन बनाने के लिए 9 रुपीज और 4 पेन बनाने के लिए 12 रुपीज पे करना होंगे। यानी कि ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज होने वाली कॉस्ट है।
इनडायरेक्ट लेबर के लिए फैक्ट्री के वॉचमैन को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भैया प्रोडक्शन करेंगे तो पैसा देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको तो फिक्स अमाउंट देना है, वो देना ही पड़ेगा। ओके, अब बच गए अदर एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो मटेरियल नहीं है, ऐसे एक्सपेंस जो लेबर नहीं है, वो सारे के सारे एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में कवर किए गए हैं। और इन अदर एक्सपेंस को भी हमें अब दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। बेटा अदर एक्सपेंस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, प्यार से समझते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छे से आपको समझ में आएगा अदर एक्सपेंस को कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई किया जाए। बेटा सपोज करिए हमने एक मकान तैयार किया, मकान बनाया। इस मकान को, हाउस को बनाने के लिए हमें क्या लगा होगा? मटेरियल लगा होगा, डेफिनेटली लगेगा। मकान बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है? रेत, सीमेंट, ईंट, चूना, जो भी अपने लग रहा हो सारे मटेरियल इसमें लगने हैं, है ना। क्या इस मकान को बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट भी लगी होगी? वर्कर आए होंगे तो लेबर का भी पेमेंट किया होगा। बेटा इस मकान का एक हमने मैप अप्रूवल कराया और मैप अप्रूवल करने की कॉस्ट आई सपोज 30,000 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं इस मकान की मुझे टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो क्या ये मैप अप्रूवल को कॉस्ट को भी मुझे टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपेंस ऐसा है जो मुझे सीधे मकान की कॉस्ट में ऐड करना है, राइट। सपोज करिए मैंने मकान नहीं बनाकर एक फ्लैट सिस्टम तैयार किया बेटा। ये हमने एक मल्टी स्टोरी बनाई, फ्लैट सिस्टम तैयार की है। अब मुझे बताइए कि अगर सपोज करिए मैंने इस फ्लैट सिस्टम के लिए मैप अप्रूवल का कॉस्ट इनकर्ड किया 3 लाख रुपीज, क्या ये 3 लाख रुपीज में किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट की कॉस्ट में ऐड कर पाऊंगा? बोला नहीं। बोला सर 3 लाख रुपीज आपको इन सभी फ्लैट के लिए एक इक्विटेबल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। यानी कि ये एक्सपेंस इस बार मैंने एक स्पेसिफिक फ्लैट के लिए इनकर्ड नहीं किया, केवल उसी की कॉस्ट में ऐड नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? उस केस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगर ये एक्सपेंस हमने एक ही मकान के लिए किया, डायरेक्टली उसके लिए चार्ज करें तो डायरेक्ट, अदरवाइज इनडायरेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर आ जाते हैं। बेटा सपोज करिए ये हमारी एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में हम लोग 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, पेन, पेंसिल, रबर एंड शार्पनर, राइट। मान लिया ये पेन बनाने के लिए हमारे पास लाइसेंस नहीं है और मान लिया इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बिना लाइसेंस के ये पेन हम मार्केट में बेच नहीं सकते, तो क्या करें? हम लोग एक काम करते हैं बेटा, डिफरेंट इंडस्ट्री जो पेन बनाने वाली कंपनीज हैं इनसे जाकर हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे रेनॉल्ड्स, रोटोमेक, कैमलिन या लग्जर या अलग अलग कंपनी जो भी आप जानते हैं। मैक्सिमम कंपनीज तो मना कर देती भाई हम अपने नाम से आपको पेन नहीं बनाने देंगे। फाइनली मान लेते हैं कि कैमलिन कंपनी एग्रीड। कैमलिन कंपनी हमें बोलती है कि ठीक है आप हमारा नाम यूज में लीजिए, आप जो भी पेन बनाते हो उसके ऊपर कैमलिन लिख सकते हो, आप इसको मार्केट में बेच सकते हो, मगर चूंकि आप हमारा नाम यूज में ले रहे हो इसके बदले में हमें आपसे चाहिए रॉयल्टी। अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि 1 रुपी पर पेन के हिसाब से हमें रॉयल्टी पे करनी है। बताइए बेटा साल भर में हमने टोटल 20 लाख पेन मैन्युफैक्चर किए हैं, तो रॉयल्टी का अमाउंट भी कितना हुआ होगा? ऑब्वियसली हमने 20 लाख रुपीज रॉयल्टी का अमाउंट पे किया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रॉयल्टी का अमाउंट 20 लाख रुपीज केवल पेन की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए या इसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर चारों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? डेफिनेटली रॉयल्टी हमने सिर्फ और सिर्फ पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए पे की है, तो रॉयल्टी का अमाउंट सीधा सीधा पेन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ये एक्सपेंस क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इज इट क्लियर? बेटा ये बिल्डिंग है ना, ये रेंटेड बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का रेंट हमने पे किया सपोज 24 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 24 लाख रुपीज का रेंट केवल पेन की कॉस्ट में ऐड करें या इसको पेंसिल, रबर, शार्पनर सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें? तो डेफिनेटली
सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेंट हमारे लिए क्या हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहली चीज तो अपने माइंड में एकदम क्लियर है, ऐसा एक्सपेंस जो स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इनकर्ड हुआ होगा तब तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। और पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए कॉमनली इनकर्ड किया है, तब ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। मगर इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको और क्लियर कर लीजिए। अब बताइए बेटा, मान लिया हम अपनी पूरी इंडस्ट्री में केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और यह है पेन, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। पूरी इंडस्ट्री के अंदर पेन बन रहे हैं और इन पेन को बनाने के लिए हमने ये बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है और हमें रेंट पे करना है 24 लाख रुपीज। तो ये रेंट हमारे लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? जब पूरी इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब सारा एक्सपेंस उस प्रोडक्ट के लिए, तब तो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट हो जाने चाहिए। बोले नहीं बेटा, हम लोग कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं पेन की। और रेंट किसके लिए दिया, पेन के लिए? बोले नहीं, रेंट हमने दिया उस बिल्डिंग के लिए जिसमें ये पेन बनने वाले हैं। तो बेटा रेंट का एक्सपेंस बिल्डिंग का एक्सपेंस है, इस पेन का नहीं है। ये रेंट डायरेक्टली इस पेन के लिए ट्रेसेबल होती है कि हाँ सर हमने इसी के लिए रेंट पे किया, तो ये डायरेक्ट होता है। अदरवाइज तो ये सारे एक्सपेंस क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो चूंकि रेंट बिल्डिंग का है और कॉस्ट पेन की निकालनी है, तो ये रेंट हमारे लिए क्या होगा, अभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी किसके लिए दी आपने, रॉयल्टी इस पेन के लिए दी थी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये चीज एकदम क्लियर है। अच्छा, एक को छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। माना कि एक मशीन है, इस मशीन पर हम लोग ये पेन बना रहे हैं और मशीन को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन को रन करने के लिए चाहिए पावर। बताओ कॉस्ट किसकी निकालनी है, पेन की। पावर किस में लग रहा है, मशीन में। पावर पेन में नहीं लग रहा है बेटा, पावर मशीन में लग रहा है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो डेफिनेटली ये खर्चा इनडायरेक्ट कहलाएगा। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होगा, द एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड द एक्सपेंस विच इज नॉट डायरेक्टली स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो क्लियर हो गया, मगर यहां एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा पर यूनिट के बेसिस पे लगना चाहिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है। वो पर यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल है। ओके, कैसे बेटा, रॉयल्टी है ना, हमने कहा था पर पेन हमें 1 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना है, और 20 लाख पेन बनाए थे, 20 लाख रुपए रॉयल्टी के चुका है। तो ये रॉयल्टी का एक्सपेंस हमें पर पेन लग रहा है, पर यूनिट के बेसिस पे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी जगह अगर कैमलिन कंपनी कह देती कि सर आप अपने यहाँ कितने भी पेन बनाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं, आप तो हमें 20 लाख रुपए रॉयल्टी दे देना, तो हालांकि रॉयल्टी पेन के लिए दे रहे हैं, बट यहां लमसम अमाउंट फिक्स कर दिया 20 लाख, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा। ओके, तो 2 कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। पहली कंडीशन, द एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली, एक्सपेंस स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के लिए इनकर्ड होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन, द एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड ऑन पर यूनिट बेसिस, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट, otherwise it will be indirect expense. चलिए बेटा, कॉस्ट को एलिमेंट के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस, और इनको अगेन 2 पार्ट में सब डिवाइड किया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटा ये जितनी भी डायरेक्ट नेचर की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली इनकर्ड होने वाली कॉस्ट है, ओरिजिनली इनकर्ड होने वाली कॉस्ट है, और इन तीनों का सम ये कहलाता है प्राइम कॉस्ट। और बेटा ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सम ये कहलाता है ओवरहेड्स, और इसी को हम लोग ऑन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपको
कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड में क्या डिफरेंस है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट के क्या क्या पार्ट हो गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के क्या पार्ट हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ओके, तो टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड into 3 categories: material, labor and other expense as per element basis, and the total expense again can be divided into 2 parts: direct expense and indirect expense. Okay, तो चलिए बेटा इन ओवरहेड्स को हम अगेन डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। बेटा हम लोग अपनी पूरी इंडस्ट्री को टोटल 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। 1 फैक्ट्री, जहां पर मशीनरीज लगी होंगी, जहां वर्कर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। 2 ऑफिस, इट इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहां से हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले हैं। द 3rd वन इज सेलिंग डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स के बन जाने के बाद हमें इसे मार्केट में सेल भी करना है, तो अलग से एक डिपार्टमेंट हम लोग ऑपरेट करते हैं जहां से फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए इफर्ट्स किए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स को बेच देने के बाद इसे हमें कस्टमर तक भी पहुंचाना होता है, इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। राइट, तो पूरी इंडस्ट्री को हमने टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है: फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। बेटा ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के लिए इनकर्ड किए जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। इफ दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, देन दीज विल बी कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या सेलिंग डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग ओवरहेड। एंड इफ दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, देन दीज विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ओवरहेड को डिपार्टमेंट के बेसिस पर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। द 1 इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, 2 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, 3 सेलिंग ओवरहेड्स, एंड द 4th वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। राइट, तो टोटल कॉस्ट को एलिमेंट के बेसिस पर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। इन अगेन 2 पार्ट में सब डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को नाम दिया प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड। यानी कि टोटल कॉस्ट अभी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड। अब ओवरहेड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है: प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में चाहे कोई सा भी एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर्ड करें, इनमें से ये 5 में से किसी एक पर्टिकुलर हेड में एक्सपेंस आना चाहिए। कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ क्लास में कंसीडर करें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एक बात बताइए बेटा, ये पेन अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में बनाते हैं, इसमें जो प्लास्टिक लगा है ये अपना एक एक्सपेंडिचर है। बताइए ये इन 5 में से किस हेड में आएगा? बेटा प्लास्टिक हमारे लिए क्या है? ये एक मटेरियल है और ये मटेरियल हमारे प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज यानी कि ये किस में आएगा? प्राइम कॉस्ट में आएगा। अच्छा, इस पेन को हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन पर बनाया, उस मशीन में कोई लुब्रिकेंट ऑयल डाला। लुब्रिकेंट ऑयल भी क्या है? मटेरियल है, बट ये डायरेक्टली यूज नहीं आ रहा है, ये इनडायरेक्टली यूज आ रहा है और इनडायरेक्ट मटेरियल है तो ये किस में आता है? ओवरहेड में। अब ये देखना है कि ओवरहेड कहाँ लगा, तो ऑब्वियसली ये फैक्ट्री के अंदर मशीनें थी तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? बेटा हमारी फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स ने इस पेन को बनाया। वर्कर कभी घर पे काम नहीं करेंगे या कहीं और जगह नहीं करेंगे, फैक्ट्री में ही करेंगे। देख, जो वर्कर इस पेन को बना रहे हैं उनको जो रेम्यूनरेशन पे किया है ये अपना लेबर है, डायरेक्ट नेचर का, प्राइम कॉस्ट में आएगा। ओके। अच्छा, हमने अपनी फैक्ट्री के मेन गेट पर एक वॉचमैन को अपॉइंट कर रखा है। वॉचमैन की सैलरी, वॉचमैन कहाँ काम कर रहा है बेटा? फैक्ट्री के अंदर। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? वो इनडायरेक्ट है, तो ये कहाँ पर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। अच्छा, हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया। सुपरवाइजर की सैलरी किस में आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को रख रखा है, उसकी सैलरी कहाँ आएगी? ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगी।
राइट। बेटा हमने अपने ऑफिस में अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को रखा है, उसकी सैलरी कहाँ आएगी? बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगी। हमने अपने ऑफिस के बाहर एक गार्ड को अपॉइंट किया, गार्ड की सैलरी किस में आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगी। हमारी ऑफिस के अंदर जितने भी स्टाफ वर्क कर रहा है, हमारे ऑफिस के अंदर हमारे जो डायरेक्टर वगैरह बैठते हैं, उन सबका रेम्यूनरेशन का आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। कुछ सेल्समैन रखे हैं जो फिनिश गुड्स को सेल करते हैं, इन सेल्समैन की सैलरी कहाँ आएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी, सेलिंग ओवरहेड में आएगी। अच्छा, हमने एक मोटर वैन रख रखी है जो फिनिश गुड्स को बिकने के बाद कस्टमर तक ले जाने के काम आती है, इस मोटर वैन को चलाने वाले ड्राइवर की सैलरी किस में आएगी? ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी। अच्छा, ये मोटर वैन जो है ना, इसमें हम लोग पेट्रोल और डीजल भरा रहे हैं, ये खर्चा कहाँ आएगा? ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। मोटर वैन का डेप्रिसिएशन, मोटर वैन का इंश्योरेंस, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। अच्छा, सेल्समैन को हम लोगों ने कुछ कमीशन दिया तो सेलिंग ओवरहेड में आएगा। सेल्समैन का ट्रेवलिंग का जो खर्चा है, सेलिंग ओवरहेड में आएगा। एडवर्टाइजमेंट हम लोग करवा रहे हैं, किसके लिए? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये भी सेलिंग ओवरहेड में आएगा। हमारा ऑफिस में जो फर्नीचर लगा उसका डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। हमारे ऑफिस में जो स्टेशनरी हम लोग यूज में ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा, राइट। हमारी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी हैं उनका डेप्रिसिएशन, मशीनों का रिपेयर मेंटेनेंस, मशीनों का इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसका रेंट फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ऑफिस बिल्डिंग का रेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। तो जो एक्सपेंडिचर जिस पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ओवरहेड को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिए। बेटा मान लिया ये अपनी एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जिस जगह पर रॉ मटेरियल को रखेंगे ये तो होगा स्टोर रूम, जहां प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे ना बेटा, ये जगह अपनी फैक्ट्री, जहां से पूरी इंडस्ट्री को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दैट इज योर ऑफिस। और फिर जहां फिनिश गुड्स को रखेंगे ये अपना गोडाउन। बेटा हमने अपनी फैक्ट्री के सुपरविजन के लिए एक मैनेजर को रखा है, सुपरवाइजर। अब तकलीफ क्या आ रही है, वो सुपरवाइजर फैक्ट्री में जगह नहीं थी, उसने क्या किया, अपने ऑफिस में एक छोटी सी केबिन लगा दी। यहां बैठा हमारा सुपरवाइजर। कहां बैठा? ये अपने ऑफिस में बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बैठा है। और ये सुपरवाइजर यहां से इस फैक्ट्री का सुपरविजन का काम करता है। मेरा सुपरवाइजर है फैक्ट्री का, बैठता कहां पर है? ऑफिस में। इस सुपरवाइजर को आपने सैलरी पे की है, बताओ ना बेटा ये एक्सपेंस किस हेड में आना चाहिए? सुपरवाइजर है तो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है, और प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड में तो आएगा। अब कंफ्यूजन ये कि इसको हम लोग कहां लिखें, फैक्ट्री में या एडमिनिस्ट्रेशन में? एक बात ध्यान रखें, ये सुपरवाइजर कहां बैठता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सर्विस किसको दे रहा है उससे फर्क पड़ता है। तो ऑब्वियस है इसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मानेंगे। ओके, तो सर्टेन एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहां पर कंसीडर किए हैं, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो कि कौन सा एक्सपेंस किस हेड में आना चाहिए। बेटा ये जो डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर की कॉस्ट है, दोनों को सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट कॉस्ट को क्या नाम दिया? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या नाम दिया? ओवरहेड। तो अगर हम प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को ऐड कर दें तो हमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। मगर यहां प्रॉब्लम क्या है, ये जो ओवरहेड है ना बेटा, इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अगर इस प्राइम कॉस्ट में ये चारों ओवरहेड ऐड कर दिए जाए तो हमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, इन चारों ओवरहेड को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेटा किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंस होगा वो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए होगा। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर तो प्रोडक्शन का ही काम हो रहा है। सेलिंग का जो एक्सपेंस होगा बेटा ये प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस नहीं है, ये तो प्रोडक्ट को बेचने का है। और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस तो बिक जाने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने का है। तो ये 4 जो ओवरहेड है उसमें भी ये स्टार्टिंग के 2 ओवरहेड प्रोडक्ट को बनाने के हैं और ये 2 ओवरहेड है पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस, यानी प्रोडक्शन हो चुका उसके बाद के एक्सपेंस। अगर हमें केवल प्रोडक्शन की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो हम लोग प्राइम कॉस्ट में केवल फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड ही ऐड करेंगे। और अगर हमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है
तो हम लोग सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को भी ऐड कर देंगे। तो इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं ओनली फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इससे जो अमाउंट मिलेगी इसे नाम देंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इससे हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट मिल जाएगी और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी इसे नाम दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई। इस प्रोडक्शन की कॉस्ट के बाद अगर मुझे टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो मुझे क्या ऐड करना होगा, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को ऐड करना होगा। तो मैं दोनों को अलग अलग ऐड करने के बजाय दोनों को कंबाइन करके ही ऐड कर लेते हैं। तो इसको एक साथ नाम दिया जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बेटा ये कॉस्ट कहलाएगी टोटल कॉस्ट। ये अपनी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस पेन की टोटल कॉस्ट आ गई 12 रुपीज और मैंने इसे सेल किया 15 रुपीज में, 12 रुपए हमारी कॉस्ट थी, 15 रुपए में बेच दिया, ये 3 रुपए का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे, ये है प्रॉफिट, राइट। तो अगर आपको प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता है और साथ में सेल्स पता है तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर्स आएगा, टोटल क्या लिखनी है अपने को, सेल्स। ओके बेटा 11th और 12th के स्टैंडर्ड में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, याद आ रहा है। किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न के लिए फाइनल अकाउंट के रूप में आप कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। सिमिलरली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए भी अगर हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने पर एक फाइनल अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे जो एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाया जाता है और इस फाइनल अकाउंट को नाम दिया जाता है, ये है कॉस्ट शीट। अच्छा ये कॉस्ट शीट कैसे बनती है ये मैंने आपके सामने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है। बेटा ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने प्रिपेयर किया, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हमने सबसे पहले क्या लिखा था, डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, तीनों का सम क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें तो क्या आ जाएगी, सेल्स। बेटा यही स्टेटमेंट कहलाता है कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट का हर एक एलिमेंट अब आपका नॉन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। डायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग क्या है, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली लगा। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, वो वर्कर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो स्पेशली इसी पेन के लिए लगे हों और पर यूनिट के बेसिस पे लगे हों। प्राइम कॉस्ट का मीनिंग आपको क्लियर है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सभी का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। बेटा ये जो कॉस्ट शीट हम लोगों ने बनाई है ना, ये कॉस्ट शीट भी अभी एक कंप्लीट कॉस्ट शीट नहीं है। इसमें कुछ स्टॉक के एडजस्टमेंट होने बाकी हैं और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टॉक हमें 3 स्टेजेस में मिलता है। ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स के स्टॉक को एडजस्ट करके कंप्लीट कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, ये टॉपिक हम लोग फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको कॉस्ट का एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके यहाँ तक एकदम क्लियर होने चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन कॉस्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, ये है एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। बेटा कॉस्ट का मतलब द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर। इसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया एलिमेंट वाइज। टोटल कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस।
अब बात करते हैं फंक्शनल वाइज। फंक्शनल बेसिस पर हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को टोटल 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। द वन इज फैक्ट्री, सेकेंड वन इज ऑफिस, थर्ड वन इज सेलिंग डिपार्टमेंट एंड द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल बेसिस पर या डिपार्टमेंट के बेसिस पर कॉस्ट को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बेटा मुझे नहीं लगता है कि इस कॉस्ट को वापस डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। रिसेंटली अपन इसको पढ़ाई है। अपन फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी कॉस्ट लगेगी फैक्ट्री कॉस्ट है, ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। थर्ड पॉइंट ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलिटी वाइज। नॉर्मलिटी के बेसिस पर हम कॉस्ट को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वन इज नॉर्मल कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज एबनॉर्मल कॉस्ट। बेटा क्या मीनिंग है नॉर्मल कॉस्ट का और एबनॉर्मल कॉस्ट का? ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमें अपनी इंडस्ट्री में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकर्ड करने ही पड़ते हैं, दीज आर नोन इज नॉर्मल कॉस्ट। और ऐसे एक्सपेंस जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के अकर होने के कारण कोई विशेष घटना घटी हो तभी हमें एक्सपेंडिचर हुआ हो, तो इन एक्सपेंस को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट को समझने के लिए। बेटा एक बात बताइए, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या इसके लिए कुछ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी? क्या इन वर्कर्स को कुछ रेम्यूनरेशन हम लोग पे करेंगे? तो डेफिनेटली ये रेम्यूनरेशन जो पे कर रहे हैं दैट इज नोन एज लेबर कॉस्ट। तो ये अपने लिए एक नॉर्मल कॉस्ट है जो हमेशा अपने को इनकर्ड होनी है, राइट। बट सपोज करिए किसी वर्कर का मशीन में हाथ आ जाने से हाथ कट जाता है और हमें उसे कंपनसेशन के रूप में 2 लाख रुपीज पे करने पड़े, 5 लाख रुपीज पे करने पड़े, तो बेटा ये अमाउंट भी अपन ने वर्कर को ही दिया है। बट ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रोजाना नहीं होता है कि रोजाना हाथ कटता है और रोजाना पेमेंट करना है। स्पेसिफिक इवेंट के ऑकर होने के कारण अपने को यह खर्चा करना पड़ा, इट विल बी नॉन एज एबनॉर्मल कॉस्ट। अच्छा एक बात है, हमारी इंडस्ट्री में वर्कर्स के साथ साथ कुछ मशीनरी से भी प्रोडक्शन होता होगा। क्या इन मशीनों को हमें टाइम टू टाइम रिपेयरिंग कराना होगा या बिना रिपेयरिंग के मशीनें जिंदगी भर साथ निभाएगी? डेफिनेटली रिपेयरिंग करानी है। तो रिपेयरिंग का खर्चा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमेशा होना है। ये क्या हुआ अपने लिए? नॉर्मल कॉस्ट। बट सपोज करिए फैक्ट्री में आग लग गई, कोई मशीन डैमेज हो गई, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर अपन ने रिपेयरिंग कराई, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल कॉस्ट, राइट। तो नॉर्मल जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, जो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खर्चा लगेगा। एबनॉर्मल जिसके लिए आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ तो खर्चा हो गया, ये क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल कॉस्ट। एक बात याद रखिए कि ओनली एंड ओनली नॉर्मल कॉस्ट टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट को प्रोडक्शन से चार्ज करना है। व्हाट्स अबाउट एबनॉर्मल कॉस्ट? बेटा एबनॉर्मल कॉस्ट को कभी प्रोडक्शन से चार्ज नहीं करना है। इसे क्या करेंगे? डायरेक्टली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। सीधा कॉस्टिंग पीएल में एक्सपेंडिचर साइड में लॉस के रूप में शो करेंगे, ये हमारी कंपनी का लॉस है। इसे प्रोडक्शन की कॉस्ट में कभी भी चार्ज नहीं करना है। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोलेबिलिटी वाइज। कंट्रोलेबिलिटी वाइज बेटा कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं इसका बेसिक ऑब्जेक्ट यही है, हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, साथ ही साथ ये भी ऑब्जेक्ट है हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो आपको नॉलेज होना चाहिए विच काइंड ऑफ कॉस्ट आर टू बी कंट्रोलेबल एंड विच आर नॉट टू बी कंट्रोलेबल। बेटा ऐसे एक्सपेंस जिसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के इफर्ट से कंट्रोल किया जा सकता हो, दीज आर टू बी कंसिडर्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट।
और ऐसे एक्सपेंस जिसके लिए आप कितना ही इफर्ट्स कर लें आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दीज विल बी कंसिडर्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लें। अगर ये क्लासरूम है, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इनकर्ड करना होता है, जैसे ही मेरी क्लासेस एंड हो, हम क्लास से बाहर जाएं, ये सारे स्विचेस वगैरह अगर हम लोग ऑफ कर दें तो लाइट के बिल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरे लिए क्या है, कंट्रोलेबल कॉस्ट है। इस इंस्टीट्यूट का जो रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, मैं कितना इफर्ट कर लूं वो रेंट में कम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको पता हो कि कौन सी कॉस्ट है जिसको आपको कंट्रोल करना है, बाकी को परेशान नहीं होना, कंट्रोल ही नहीं करना है। एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज वेरिएबिलिटी वाइज। बेटा वेरिएबिलिटी के बेसिस पर कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे? बेटा ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज होती हो, इसे हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसे कहेंगे? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट या स्टेबल रहती है, इट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है बेटा? यह है ऐसी कॉस्ट जो पार्टली वेरिएबल हो, पार्टली फिक्स्ड हो, इट इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट क्या मीनिंग है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चेंज होती हो, इट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आउटपुट कॉस्ट। बेटा सपोज हम लोग अपनी इंडस्ट्री में 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड कॉस्ट सपोज इट इज 5000 रुपीज। अगर हम अपनी इंडस्ट्री में 1500 यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं, suppose the cost becomes 7500. If we are manufacturing 2000 units, suppose the cost becomes 10,000 rupees. तो अगर अपन ने प्रोडक्शन को क्या किया, प्रोडक्शन को 50% से इंक्रीज किया तो मेरी कॉस्ट भी 50% बढ़ गई, प्रोडक्शन को डबल किया तो मेरी कॉस्ट भी क्या हो गई, डबल हो गई। ये कॉस्ट कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम पर यूनिट कॉस्ट कंसिडर करते हैं, फॉर 1 यूनिट 1000 यूनिट के लिए 5000 है, पर यूनिट 5 रुपीज। 1500 यूनिट्स के लिए 7500 है, पर यूनिट 5 रुपीज। 2000 यूनिट्स के लिए 10,000, पर यूनिट 5 रुपीज। तो ध्यान रखिए बेटा, प्रोडक्शन के हर लेवल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी। टोटल इन टोटल तो हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चेंज होगी, बट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी। अगर मुझे 2000 की जगह 2001 यूनिट मैन्युफैक्चर करनी है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा, तो मेरी टोटल कॉस्ट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालेंगे तो कितनी होगी, 10,500, सॉरी 10,005, और पर यूनिट निकालूंगा तो वापस कितनी रहेगी, 5 रुपीज ही रहेगी। तो यहां पर ये भी कह सकते हैं कि एक एडिशनल यूनिट बनाने पर मेरी कॉस्ट जो फ्लक्चुएट हो रही है, ये भी क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही है, और इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो नाउ वी कैन से द वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर सेम, दोनों में कोई चेंज नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात है, ओके। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके लिए हमने पहले ही डिस्कस किया कि जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा कॉस्ट भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी। तो ध्यान रखिए, प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल इन नेचर। ओवरहेड्स ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं। सेकेंड टर्म डिस्कस करें बेटा, फिक्स कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट। पता है बेटा फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, ये कहलाती है फिक्स कॉस्ट। सपोज 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कॉस्ट लग रही है 5000 रुपीज।
1500 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टिल द कॉस्ट इज 5000, और 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें तब भी कॉस्ट क्या है 5000। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट या स्टेबल रहती है, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। इसमें भी चेक करते हैं पर यूनिट कॉस्ट। 1000 यूनिट्स के लिए 5000 है पर यूनिट 5 रुपीज, 1500 यूनिट्स के लिए 5000 है पर यूनिट, इट विल डिक्लाइन टू 3.33, 2000 यूनिट्स के लिए 5000 पर यूनिट 2.50। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन होगी, कम होगी। तो हमेशा एग्जाम में इस बात को ध्यान रखिए, आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कभी भी कंफ्यूजन हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेक करिए, ये सेम रहनी चाहिए, और फिक्स कॉस्ट को टोटल चेक करिए, ये फिक्स रहना चाहिए। फिक्स कॉस्ट तो टोटल अमाउंट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये हमेशा सेम रहना चाहिए। ओके, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा कई बार हमारी ऐसी सिचुएशन होती है, आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, 1000 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट है 5000 रुपीज, और 1500 यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट है सपोज 7000 रुपीज। बताइए क्या ये कॉस्ट वेरिएबल नेचर की है? बेटा अगर ये वेरिएबल नेचर की होती तो 1000 यूनिट्स के लिए 5000, तो 1500 के लिए 7500 होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चेंज नहीं हुई है, यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो क्या ये फिक्स कॉस्ट है? बेटा फिक्स कॉस्ट में 1000 यूनिट्स के लिए 5000 है, तो 1500 के लिए भी 5000 होनी चाहिए, यानी कि ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। इसका मतलब ये कि इस कॉस्ट में कुछ पार्ट वेरिएबल नेचर का है और कुछ पार्ट फिक्स नेचर का है, और हमें ये कहा जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने पता तो कर लिया कि इसमें सेमी वेरिएबल है, पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स्ड है। आप एक काम करिए, इसमें से वेरिएबल पार्ट को अलग कीजिए, फिक्स कॉस्ट को अलग कर लीजिए। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसके लिए ये बताएं। 1000 यूनिट की जगह अगर 1500 यूनिट बना रहे, कितनी यूनिट एक्स्ट्रा? 500 यूनिट एक्स्ट्रा, तो हमारी कॉस्ट 5000 की जगह 7000 हो गई। कितनी कॉस्ट बढ़ी है? 2000 रुपीज से। ये जो 2000 से कॉस्ट बढ़ी है ना बेटा, ये कौन सी कॉस्ट बढ़ी? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स भी है, तो ये कौन सी कॉस्ट बढ़ी है? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है, फिक्स कॉस्ट बढ़ी है? तो यहां देखें तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। यानी कि यहां 2000 से जो कॉस्ट बढ़ी है, कौन सी बढ़ी होगी? ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होगी। तो इन 500 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं ये 2000 रुपीज, तो 500 यूनिट की कॉस्ट है 2000, 1 यूनिट की कितनी हो गई? 4 रुपीज। ये तो है कंसेप्ट, बट आपको एक फॉर्मूला यूज में लेना होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। बताइए बेटा, चेंज इन कॉस्ट पहले 5000 थी, अब 7000 हो गई, कॉस्ट में कितना चेंज आया? 2000, और आउटपुट 1000 और 1500 का डिफरेंस कितना हुआ? 500 यूनिट्स। तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 4 रुपीज। ओके, मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 1000 यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 5000। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 1500 के लिए 7500। यहां पर भी यही चीज करनी है, अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज है तो इन 1000 यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? यह है 4000 रुपीज, राइट। हमने ये कहा था बेटा 1000 यूनिट की ये जो टोटल कॉस्ट है 5000, इट इज सेमी वेरिएबल इन नेचर, दिस इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड इन नेचर। तो बेटा आउट ऑफ 5000 इफ 4000 इज वेरिएबल means remaining 1000 you can consider as fixed cost, ये 1000। सिमिलरली 1500 यूनिट के लिए 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 6000, एंड आउट ऑफ 7000 6000 इज वेरिएबल, मीन्स रिमेनिंग 1000 यू कैन कंसिडर एज फिक्स कॉस्ट। तो आपने क्या किया? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स पार्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए।
बेटा सपोज करिए हमारी इंडस्ट्री में कुछ वर्कर्स से हम लोग प्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट करवाते हैं और इन वर्कर्स को हम लोग रेम्यूनरेशन पे करते हैं 4 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट बनाओगे 4 रुपये देंगे। इन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए हमने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया है और सुपरवाइजर की सैलरी डिसाइड की है सपोज 1000 पर मंथ। मान लेते हैं पहले महीने में वर्कर ने टोटल 1000 यूनिट बनाई, तो बताओ ना 4 रुपये के हिसाब से वर्कर का वेजेस कितना हुआ 4000, सुपरवाइजर को कितने देने 1000, टोटल कितना हुआ 5000। नेक्स्ट मंथ में वर्कर ने 1500 यूनिट बनाई, तो 4 रुपीज़ के हिसाब से कितना देना है 6000, सुपरवाइजर को कितना मिलेगा 1000, टोटल कितना होगा 7000, राइट। तो बेटा यहाँ पर यही चीज़ है, ये जो 4 रुपीज़ पर यूनिट अपनी वेरिएबल कॉस्ट थी उसके हिसाब से अपना 1000 यूनिट पर 4000, 1500 पर 6000, ये तो है वेरिएबल कॉस्ट। सुपरवाइजर को जो एवरी मंथ दे रहे हैं ये है फिक्स कॉस्ट, बट जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके ये लिख रहे हैं ना 5000, 7000, ये है अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल है कुछ पार्ट फिक्स्ड है, ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो बेटा हम लोगों ने कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर अभी तक काफी कुछ यहां डिस्कस किया है। ये फर्स्ट लेक्चर है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट का। बहुत जल्दी हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आएंगे बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट के लिए। तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट आज हमने कंप्लीट किया है। सेकंड